बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्रोस्टेट के बारे में हमने पढ़ना, यूरोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से टॉपिक कवर हो चुके हैं, बस छोटे मोटे रह गए हैं, वो मैं आपको कवर कर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं पहले कवर करवा रहा हूँ ताकि हम मेजर पोर्शन ज़्यादा कवर कर लें। सारे मेल्स अपना अपना प्रोस्टेट फील करने की कोशिश करो, अपने ब्लैडर को थोड़ा सा पालपेट करो, ठीक है। जितने वो बॉयज़ मेरी वीडियो सुन रहे हैं, फीमेल सॉरी आपके पास ये इख्तियार नहीं है, आपके पास अल्लाह ने इसके अलावा एक और चीज़ दी है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। जहाँ पे आपका ब्लैडर है ना, उसकी बेस के ऊपर जो है ना एक खूबसूरत सा ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि मिक्स्ड है किससे, स्मूथ मसल, यहीं पे मैं साथ साथ लिख देता हूँ, ठीक है। स्मूथ मसल और हमारे पास फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। इनको अल्लाह ने मिला के एक ग्लैंड आपको दे दिया है। अब ये इसका हेल्प क्या होता है, मतलब जो आपका सीमन होता है जो आप निकालते हैं, ठीक है, उसकी सेक्रीशंस को बनाने में मदद करता है। यूँ इन सिंपलेस्ट वर्ड में मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये लोकेटेड कहाँ है, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर है, और यूरोजेनिटल डायाफ्राम भी इधर ही होता है, तो इसके साथ हमारे पास लोकेटेड है। जबकि फीमेल्स जो है ना, इनके अंदर जो बेस ऑफ ब्लैडर है ना, वहाँ पे हमारे पास होता है स्केनीज ट्यूबरकल्स, ठीक है। स्केनिस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सॉरी, ठीक है, बजाय इसके जो कि हमारे पास ओपन होती हैं साइड ऑफ द यूरिथ्रास के ऊपर, ठीक है, जो यहाँ पे ओपन हो जाती हैं साइड ऑफ। मैं दिखाता हूँ आपको, ये होमोलोगस है, प्रोस्टेट से मिलती जुलती। तो जितनी भी फीमेल हैं सारी अपनी जो है ना वो ये स्केनिस ट्यूब, ये आपके दरमियान में यूरिथ्रा है, ऊपर क्लाइटोरस है जो कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए होता है, उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास होता है यूरिथ्रा, उसके नीचे फिर वेजाइना होती है, ठीक है। अब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक एचओ को कहा कि जी आप ये फ़ीमेल को फोली पास करो। अब वो जनाब वेजाइना में पास किए जा रहा है। भाई फोली का मकसद होता है हमने ब्लैडर के अंदर पास करनी होती है, मेहरबानी किया करो वेजाइना और इसके अंदर फ़र्क कर लिया करो, ठीक है। उस मतलब वेजाइना के बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके अंदर आपने फोली पास करनी होती है, जो फोली के थीटर होते हैं ना यूरिन कलेक्शन के लिए। अब इसके बिल्कुल साइडों पे छोटी छोटी आपको ट्यूब्स नज़र आएंगी, अगर फीमेल देख सके तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो वो स्केनिस ट्यूब्यूल जो है ना वो साइड ऑफ द यूरिथ्रा के ऊपर ओपन, इसको हम प्रोस्टेट के साथ कहते हैं कि इसका भी सेम वही है। अच्छा, प्रोस्टेट के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है ना 5 आपको लोब मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब यूँ कह रहे कि मुक्का बना लो आप 5 उंगलियों का, तो हमारे पास 5 लोब्स जो है ना वो हमारे पास मिल जाएंगे। एंटीरियर लोब होता है, ठीक है, एक हमारे पास होता है जी एंटीरियर लोब। नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है जी पोस्टीरियर लोब, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है मीडियन लोब, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास होता है राइट लेटरल लोब और फिर लेफ़्ट लेटरल लोब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट लेटरल लोब, और फिर हमारे पास होता है जी लेफ़्ट लेटरल लोब, ठीक है। आगे पीछे दरमियान, राइट और लेफ़्ट लेटरल साइड पे, ठीक है। आगे वाला ये हो गया, इसके बिल्कुल मैं पीछे से जाऊंगा तो पीछे वाला, फिर दरमियान में जो इन आगे और पीछे के दरमियान सैंडविच की तरह बना हुआ तो मीडियन लोब इनके दरमियान होगा, फिर हमारे पास ये राइट लेटरल लोब और ये लेफ़्ट लेटरल लोब, सिंपल हो गया, ठीक है। ये 5 लोब आपके पास हो गए हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि इसके ना एक्चुअल जब हमने प्रोस्टेट को खोला तो इसके अंदर वो कह रहा है 30 से 50 हमारे पास जो है ना वो लोब ट्यूबो एल्व्यूलर ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। ट्यूब्यूलो एल्व्यूलर जो है ना हमारे पास ग्लैंड, जो कि तादाद में 30 से 50 इन नंबर हैं, वो हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। और अगर ये तो थी मैंने लोब्स की बात की, अगर हमारे पास जोन्स की बात आ जाए तो कुछ बुक्स में पैथो में 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पे सर्जरी के अंदर 3 आपके पास जोन लिखे हुए हैं, ठीक है। एक है पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन, ट्रांजिशनल जोन, और एक हमारे पास होता है पैरासेंट्रल भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो चलो हम 3 लोब को ही जो है ना वो फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से 3 लोब्स होते हैं, एक हमारे पास होता है जी पेरिफेरल लोब, ठीक है, पेरिफेरल जोन सॉरी, ठीक है। फिर हमारे पास होता है जी सेंट्रल जोन, और फिर हमारे पास होता है जी ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। तो ये 3 जोन आपको पता होने चाहिए। जो पेरिफेरल जोन है
ये हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ़ ग्लैंड इसके पास होते हैं और सबसे ज़्यादा जो कह लें कि प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की फ़ेवरेट जगह है, फ़ेवरेट ज़ोन है, मतलब जहाँ पे वो प्रोस्टेटिक कैंसर सैर करने के लिए आता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोस्टेटिक कैंसर आपको पेरिफेरल ज़ोन्स के अंदर दिख जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है? सेंट्रल जो है ना, ये हमारे पास यूँ कह लें कि इजैकुलेटरी डक्ट के बिल्कुल साथ होता है, ठीक है? और ट्रांजिशनल जो है ना, वो पेरी यूरिथ्रल ज़ोन होता है, मतलब कि पेरी यूरिथ्रल ज़ोन बिल्कुल यूरिथ्रा के साथ होता है। और यहाँ पे जो है ना, जिन लोगों को बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो बेसिकली कहाँ पे लफड़ा हो रहा होता है, वो ट्रांजिशनल ज़ोन के अंदर हो रहा होता है। अब मैं ना अगर एक रफ़ सी डायग्राम आपको दिखा दूँ, ठीक है? सपोज़ करें ये जी आपका खूबसूरत सा यूरिथ्रा आ रहा है, पेशाब की नाली आ रही है, ठीक है? तो मैंने कहा बेस ऑफ़ द ब्लैडर, ऊपर सारा आपका ब्लैडर है, ठीक है? तो यूँ करके आपके पास प्रोस्टेट पड़ा होता है। ऑलमोस्ट इसके 5 लोब्स होते हैं, लेकिन अगर सामने से देखें तो आपको 2 ही मतलब अखरोट से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं एक एक के अंदर देखूँ तो ये बिल्कुल यूरिथ्रा के साथ, इसको हम कहते हैं पेरी यूरिथ्रल ज़ोन या फिर इसको ट्रांजिशनल ज़ोन कहते हैं, ठीक है? जो बिल्कुल आखिर पे है, इसको हम कहते हैं जी सेंट्रल पेरिफेरल ज़ोन, ठीक है? जो कि अगर कैंसर होगा तो वो सबसे एंड पे होगा, बीपीएच होगा तो यहाँ पे होगा पेरी यूरिथ्रल या ट्रांजिशन में। जो इन दोनों के दरमियान एरिया है वो कौन-सा है? ये वाला भी सेंट्रल है और ये वाला भी। तो सेंट्रल, पेरी यूरिथ्रल या ट्रांजिशनल और ये हमारे पास पेरिफेरल ज़ोन। ईज़ी हो गया। तो ये एक डायग्राम जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसको खुराक भी तो चाहिए, तो अगर आर्टीरियल सप्लाई पता होगी तो हम इसकी पैथोलॉजी देख सकेंगे। तो आर्टीरियल सप्लाई के अंदर वो कह रहा है हमारे पास इंटरनल इलिक आर्टरी जो है ना, वो बेसिकली सप्लाई करती है, ठीक है? इंटरनल इलिक आर्टरी जो है ना, वो हमारे पास सप्लाई करती है, जो कि हमारे पास इंफीरियर वेज़ाइकल आर्टरी से जो है ना, वो हमारे पास लगी होती है। इंफीरियर वेज़ाइकल आर्टरी मतलब कॉमन इलिक, एक्सटर्नल इलिक, इंटरनल इलिक। इंटरनल इलिक से हमारे पास इंफीरियर वेज़ाइकल आर्टरी जाती है। वेज़ाइकल बेसिकली जो ना, वो जो ब्लैडर और इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इंफीरियर वेज़ाइकल आर्टरी जो है ना, वो बेसिकली किसको सप्लाई करते हैं? प्रोस्टेट को। वीनस ड्रेनेज जो है ना, वो हमारे पास कुछ प्रोस्टेटिक अल्लाह ने वीनस प्लेक्सिस रखे हुए हैं, ठीक है? प्रोस्टेटिक वीनस हमारे पास प्लेक्सिस मौजूद है, जो कि ये सारे के सारे काम कर लेती हैं। मतलब वो इंटरनल इलिक वेन, ये आर्टरी थी, अब मैं वेन ब्लू से बना देता हूँ, चलिए, ठीक है? तो ये प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस जो है ना, वो हमारे पास इंटरनल इलिक वेन जो है ना, वो हमारे पास कहाँ जाएगी? वो बेसिकली इंफीरियर वेना केवा में, आईवी में, दिल में जो इंफीरियर वेना केवा है ना, इंफीरियर वेना केवा कहाँ पे? दिल के अंदर ओपन हो जाता है। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा डाय बता दिए हो। मेटास्टेसिस जो है ना, वो बेसिकली फिर अब कहाँ-कहाँ पे हो सकता है? जिन लोगों को प्रोस्टेट का कैंसर है, वो देखो वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? दिल के ऊपर जा रहा है। दिल से वहाँ ऑक्सीजनेशन होगी तो वो लंग्स के अंदर जाएगा। तो हार्ट और लंग्स जो है ना, वो प्रोस्टेट की सबसे फ़ेवरेट जगह है मेटास्टेसिस करने की। तो मेट्स जहाँ मिलेंगे वहाँ पे। अब वो कह रहा है कि हमारे पास प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस जो है ना, वो कुछ वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के ज़रिए भी जो है ना, वो मिली होती हैं, कुछ क्रेनियल ड्यूरल साइनसिस के ज़रिए भी। वो कह रहा है हमारे पास मेटास्टेटिक कार्सिनोमा जो है ना, इसी वजह से इवन के इसके में वो यही कह रहा है कि हमारे पास ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है? यहाँ पे जो वेन्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी सारे अपनी फ़ील करो, तो वहाँ से वीनस प्लेक्सिस के ज़रिए मिलती हैं, वहाँ से फिर क्रेनियल और ड्यूरल और सारा का सारा दिमाग के अंदर, तो ब्रेन के अंदर भी जा सकती है ये, ठीक है? दिल के अंदर, लंग्स के अंदर, और हमारे पास नीचे क्या आ गया? वर्टिब्रल कॉलम, और हमारे पास वो सारे का सारा आ गया, ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम, ब्रेन, हार्ट और ये लंग्स आपके पास फेवरेट जगह आ गई हैं। ईज़ी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि इसका कुछ हार्मोनल कंट्रोल है। ये तो ब्लड सप्लाई मैंने बता दी ना। तो हार्मोनल कंट्रोल कौन-सा है? मेरा फेवरेट हार्मोन यूँ कह लें कि सबसे मज़े वाला हार्मोन जो है ना, वो मर्दों का, जिसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे सोसाइटी के अंदर, वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। द मेन हार्मोन एक्टिंग ऑन द प्रोस्टेट इज़ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? और जो लोग जिम करते हैं ना, उनको मैं कहूँगा कि यार प्लीज़ ये सप्लीमेंट ना लिया करें टेस्टोस्टेरोन वाले, वरना आप फिर वो कहते हैं ना, सुहाग रात वाले दिन मुँह उठा के बैठे होगे। बिलीव मी, पेशेंट आते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं जी, बॉडी बिल्डिंग की है, हमने इंजेक्शन लगाए हैं टेस्टोस्टेरोन के, इतने-इतने बड़े डोले कर लेते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं। क्या फ़ायदा उस बॉडी का? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। वो मैं तो उसको कहता हूँ डब्बे वाली तुमने बॉडी बनाई हुई है। अगर नेचुरल आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी ये वेन्स प्रोमिनेंट होनी चाहिए। अगर आप सुबह के वक़्त वर्कआउट करते हैं, आपका पसीना निकल रहा है, बजाय इसके कि वहाँ पे प्रोटीन के डब्बे पी लो,
वो बॉडी का मज़ा नहीं होता। नेचुरल इज़ ऑलवेज नेचुरल, रिमेंबर, ठीक है। ऊपर से वो बड़े मेंढक से नज़र आ रहे होते हैं, डोल डूल वाले, अंदर से बिल्कुल खोखले हुए पड़े होते हैं, ठीक है। आप डाइट के ज़रिए प्रोटीन खाओ, गोश्त खाओ, तो गोश्त से वही मिल जाएगा। बीफ खाओ, बेस्ट सोर्स है, उससे यूँ यूँ बूस्ट होता है टेस्टोस्टेरोन, मैं कहता हूँ, ठीक है। बस अपने वो केएफसी छोड़ देना, ठीक है। अगर खाने भी तो सिर्फ उसका चिकन खा लेना अंदर से, या मटन, जो मटन तो होता है, बीफ ही होती है, ठीक है। अच्छा, सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो हमारे पास कहाँ से होता है? टेस्टिस के अंदर जो हमारे पास लेडिंग सेल्स होती है ना, उनको आपने बेसिकली स्टिमुलेट करना है। वो अंडर द कंट्रोल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन की वजह से वो लेडिंग सेल एक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं। लेडिंग सेल हमारे पास टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, और वो कह रहा है कि हमारे पास एड्रीनल एंडोजिन के ज़रिए वो मेटाबोलाइज होते हैं। अच्छा, एलएच अब ये कहाँ से निकला था? ये हमारे पास निकला था जी एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो आपके दिमाग के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके दो थे कंपोनेंट, एक एंटीरियर पिट्यूटरी से, एक पोस्टीरियर। इंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास निकलेगा एलएच, वो ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड से वो टेस्टिस के अंदर जाएगा, टेस्टिस में लेडिंग सेल के ऊपर एक्ट करेगा, वहाँ से हमारे पास टेस्टोस्टेरोन टपाटप निकलेगा, ठीक है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल कौन देता है? वो हमारे पास देता है जी हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, LHRH। तो सबसे पहला दिमाग अपनी खोपड़ी के ऊपर हाथ लगाओ, हाइपोथैलेमस को फील करो, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी पड़ा हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड को फील करो, वहाँ से फिर अपने टेस्टिस को पकड़ लो, ठीक है। तो टेस्टिस के ऊपर जो लेडिंग सेल है, सारे मेल अपने टेस्टिस को देख लो, वहाँ से लेडिंग सेल से हमारे पास वहाँ से टेस्टोस्टेरोन निकलेगा टपाटप। वही टेस्टोस्टेरोन जाके एक्ट कहाँ पे करेगा? प्रोस्टेट के ऊपर, ठीक है। तो ये एक थिंकिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करनी है। फिर हमारे पास वो कह रहा है LHRH जो है ना, वो शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, और वो इन अपल्सेटाइल मैनर, मतलब ये जो हार्मोन है इसकी बड़ी कम होती है लाइफ, ठीक है। और ये पल्सेटाइल वे में रिलीज़ होता है, मतलब कि रिलीज़ हुआ फिर कम, फिर क्यों, तो कॉन्टीन्यूसली जो है ना इसको स्टिमुलेशन चाहिए होती है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो हमारे पास एंजाइम जो है ना, वो एक होता है, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है एज सच तो इसने एक्ट करना नहीं, तो हमारे पास इसके ऊपर एंजाइम लिखता है 5 अल्फ़ा रिडक्टेज, ठीक है। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज एंजाइम इसके ऊपर लगता है, जो कि इसको कन्वर्ट करता है बेसिकली डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, DHT में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, यार मोबाइल गर्म हो गया, तो ये टेस्टोस्टेरोन डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हुआ। अब ये डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, अगर हाई कंसंट्रेशन में चला जाए, तो इसने जाके टपाटप प्रोस्टेट को हाइपरप्लेजिया कर देनी, इसको मुसलसल इतना एक्ट करना है कि इसकी हाइपरट्रॉफी करवा देनी है, ठीक है। और वो पेरी जेनिटल स्किन्स के ऊपर जो है ना, वो हाई कंसंट्रेशन होती है, इसकी वजह से हमारे पास वो कह रहा है कि एक एक्टिव फॉर्म जो टेस्टोस्टेरोन की है ना, वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है। तो मेल के अंदर जो मेन हार्मोन है सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, जिस मर्द के अंदर डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा, वो मेल ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, वो आपको ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा अपनी बॉडी के लिहाज से, और वो सारे का सारा, ठीक है ना। मेल सेक्शन के लिए ये हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो है ना 5 टाइम मोर पोटेंट है देन टेस्टोस्टेरोन, इसकी ताकत 5 गुना ज़्यादा है टेस्टोस्टेरोन के बदले में, तो ये है। फिर हमारे पास एक छोटी सी माइनर सी चीज़ है, जो समझ लो, ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ ताकि हमारा बैक ऑफ द नॉलेज अच्छा होगा, तो फिर ही हम BPH को डिस्कस करेंगे, फिर ही हम बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, तो ठीक है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि सीरीन प्रोटीएज की वजह से होती है, और इसका कह रहा है कि हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ दी सीमन के अंदर जो है ना, वो इसका होता है, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन के अंदर हमारे पास इसका सीमन की प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन्स का होता है, जो कि हमारे पास क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। ये मार्कर है प्रोस्टेटिक डिजीज़ का। अगर किसी को प्रोस्टेट की डिजीज़, तो हम उसका PSA करवा देते हैं। तो हमारे पास अगर कोई पूछे मार्कर ऑफ प्रोस्टेटिक डिजीज़, तो PSA प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन हो गया। ये उम्र के साथ साथ बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा तब होता है जब अगर किसी बंदे को प्रोस्टेट कैंसर हो, या जिसका BPH हो, प्रोस्टेटिक बिनाइन हाइपरप्लेजिया हो, तो उन पेशेंट के अंदर आप PSA करवा लें, चुटकियों में पता चल जाता है कि यार इसको PSA, या फिर आप बाकी वो देख लेते हैं कि कैंसर है या BPH, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ठीक है। अब ये हमें बता देता है जल्दी के, ये मैं कहता हूँ हर मेल को जो है ना 2 साल बाद या साल बाद एटलीस्ट अपना PSA लाजमी करवाना चाहिए, ठीक है। ख़ुसूसन जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, या शादियाँ नहीं भी हो चुकी लेकिन वो 22-25 साल की उम्र में पहुँच चुकी है, तो प्लीज़ अपना PSA करवा दिया करो। टाइम से पता चल जाएगा, टाइम से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर तो ये 1 to 4 नैनोग्राम पर ml हो, तो इसका मतलब है कि वो मेल को
10 से 15 से 20% चांसेस हैं कैंसर होने के, ठीक है। अगर किसी के अंदर 4 से 10 मिलीग्राम है तो उसके अंदर 25% जो मेल है ना उनके अंदर हमारे पास देखा गया कि कैंसर है। तो प्रोस्टेटिक कैंसर और पीएसए लेवल जो है ना वो अगर 30 से नैनोग्राम से वो कह रहा है अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि मेटास्टेटिक डिजीज़ है, और अगर वो लेस दैन 10 हो तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास अभी लोकली एडवांस डिजीज़ है, कोई इतनी नहीं है। इन जनरल कह रहा है कि हमें ना 50 से 69 ईयर के जो बूढ़े बाबे हैं उनके अंदर जो है ना वो प्रोस्टेट बायोप्सी जो है ना वो हम करवा लेते हैं अगर उनके अंदर पीएसए 3 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि उसको कुछ ना कोई बीमारी है। तो आपके घर में मोस्टली जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, अब आपके पेरेंट्स हो गए होंगे 50 अबव वो होंगे, ठीक है, या 50 के करीब होंगे, तो प्लीज़ आप उनका पीएसए करवा लो, ठीक है। अगर वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि यार मुझे रात को पेशाब निकल जाता है, या पेशाब आता है कम आता है, कतरे आते हैं पेशाब के, ठीक है, इस तरह की अगर कंडीशंस है ना, इनकॉन्टीनेंस जिसे यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस कहते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं। उन्हें कहें आए बाबा जी चलें साथ, तो मैं आपका पीएसए करवा देता हूँ, ठीक है। तो पीएसए आप करवा लो, उसका लेवल जो है ना अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन कर लो। ज़ाहिर बात है आप तो उस लेवल के नहीं होंगे फाइनल ईयर वाले, तो यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाओ। यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो उसी रिपोर्ट की बुनियाद पे आपको बता देगा। अगर इनिशियली होगा तो फिर आपको वो दे देते हैं, क्या उसका गोली का नाम है, टेम्सोल डी, ठीक है, कैप्सूल्स होते हैं जो कि ऐसे बाबों को दिए जाते हैं, बूढ़े लोगों को, उनके तो पेशाब भी बड़ा खुल के आता है, वो आपको दुआ दे के जाएंगे, यार बेटा तेरा बड़ा शुक्रिया, डॉक्टरी बनाने का मुझे फ़ायदा तो हुआ तुझे। वो टेम्सोल डी के डोज़ देने से रात को उनके खुल के पेशाब आ जाएगा। फिर उनको ना ड्रिबलिंग होगी, वो कहेंगे कि जनाब मैं सजदे में जाता हूँ मेरे कतरे गिरते हैं, ना वो कहेंगे जी मैं भागता हूँ या मैं वर्जिश करता हूँ तो मुझे कतरे आते हैं पेशाब के। तो ये सारे काम जो है ना उससे रुक जाया करते हैं। अमूमन कहते हैं कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत से देखे हैं मर्द को बूढ़े होते हुए। वजह क्या है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाते, वो टाइमली डायग्नोसिस नहीं करवाते, अपना स्क्रीन टेस्ट नहीं करवाते। देखो एक रूल बना लो, अपने करवाओ ना करवाओ, अपने पेरेंट्स के हर 6 माह बाद एलएफटीज़ आरएफटीज़, ठीक है, और थायराइड टेस्ट हो गया ये करवाएं। स्पेशली फीमेल्स की थायराइड टेस्ट जो है ना वो मीनोपॉज़ के बाद अब नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। एलएफटीज़ आरएफटी थायराइड सीबीसी में एचबी उनकी देखते रहो। अगर किसी को पायल होगा, बवासीर होगी, तो उसकी एचबी कम होगी, तो वहाँ से आप डायग्नोसिस कर। अमूमन ये बताते नहीं होते इस वजह में आके यार बच्चे क्या कहेंगे, ये वाली चीज़ें। फिर आप उनकी ईसीजी लाजमी करवा लो और किसी कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवा लो कि ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कार्डिक इशू यूं आपको अस्पतालों के चक्कर लगवाता है। मैं बता रहा हूँ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर, एक टिप थी जो मैंने दी है आपको। तो अभी ये प्रोस्टेट के बारे में नेक्स्ट हम बीपीएच डिस्कशन करते हैं, अभी मुझे जाना है, ठीक है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट इतना ही ले लो, बाकी मैं वापसी पे आके इंशाल्लाह आपके साथ बीपीएच डिस्कस करता हूँ, और बाकी जो रह गया प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा वो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। होपफुली कुछ ना कुछ हेल्प होगी। जज़ाकल्लाह।